जय श्री राम। आज एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज मेरे साथ फिर से राम रतन दुहान जी हैं। इनके साथ मैंने पहले द्वारका कोर्ट में वीडियो बनाई थी इनकी पार्टी जय भारत पार्टी को लेके, और आज इनके साथ फिर से हम विषय लेने वाले हैं भारत में भ्रष्टाचार, कि भारत में भ्रष्टाचार कैसे फैलता जा रहा है और कहाँ कहाँ भ्रष्टाचार कैसे हो रहा है और उसका क्या क्या समाधान राम रतन जी के पास है। तो सबसे पहले राम रतन जी का एक छोटा सा परिचय मैं आपको देना चाहूँगा। अब राम रतन दुहान जी, आप भारतीय वायुसेना से सेवानिवृत्त हैं और आप पेशे से एक वकील भी हैं। आप द्वारका कोर्ट में बैठते हैं और आपका निवास स्थान पालम राजनगर एक्सटेंशन में है। जी हाँ, राजनगर में है। तो सब आज भारत में भ्रष्टाचार इतना फैलता जा रहा है जिसकी मार मिडिल क्लास को सबसे ज़्यादा पड़ रही है। तो आज इसी विषय पे हम बात करेंगे राम रतन दुहान जी के साथ, उनसे समाधान कैसे हो सकता है इसका। तो राम रतन जी, थोड़ा आप अगर इस बारे में बताएं, भारत में जो भ्रष्टाचार फैल रहा है इसके बारे में कुछ बताएं। सबसे पहले तो भारत के सभी नागरिकों को मेरा हार्दिक नमस्ते। और उसके बाद अब कृष्ण जन्माष्टमी है कल, तो मैं सभी भारतवासियों को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक बधाई देता हूं। उसके बाद जो आपने सवाल किया भ्रष्टाचार के बारे में, तो हमारे देश में टॉप टू बॉटम भ्रष्टाचार फैल रहा है, फैलता जा रहा है, और ये पहले कुछ कम था, अब और ज़्यादा बढ़ गया है। इस भ्रष्टाचार के बारे में यदि आप थोड़ा सा एक विचार करें तो एक बार सन 1985 के अंदर उस समय जो प्रधानमंत्री थे श्री राजीव गांधी, उन्होंने एक बात कही थी कि ऊपर से जो पैसा सैंक्शन किया जाता है जनता तक पहुंचते पहुंचते केवल 15 पैसे ही जनता तक पहुंचते हैं। लेकिन वो 1985 और आज 2024 कितना समय बीत गया, तो इसका मतलब भ्रष्टाचार और आगे बढ़ा है। और वो भ्रष्टाचार कैसे आगे बढ़ा है कि वो जो कमीशन खाया जाता था वो तो खाते ही हैं, लेकिन अब जो है काम कागजों में किया जाता है और एक्चुअल में नहीं किया जाता, और उसका पूरा पैसा गवर्नमेंट से लेकर के और कागजों में दिखा दिया जाता है और पूरा जेब में डाल लिया जाता है। उसमें ठेकेदार और उसके बीच के जो अधिकारी हैं या नेता हैं, वो पूरी चैन बनी हुई है, वो उस पैसे को खा जाते हैं। तो ये भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या हमारे देश के लिए। अब इस भ्रष्टाचार को कैसे खत्म किया जाए और कैसे, सबसे पहले मैं बताऊंगा ये भ्रष्टाचार फैला कहाँ है, इसकी जड़ क्या है। सबसे पहले भ्रष्टाचार की जड़ है राजनीति। राजनीति कैसे है कि जितनी भी पार्टियां हैं वो जब भी इलेक्शन आता है तो अपनी तरफ से जो टिकट देती हैं वो किसी भी उम्मीदवार को टिकट देती नहीं है, बल्कि वो टिकट बेचती हैं, बेची जाती है। और वो टिकट बेचा जाता है और बेचने के लिए उसमें 2 करोड़ 4 करोड़ 6 करोड़ उसमें लिमिट नहीं है, कितना भी पैसा मिल जाए उतना ही लेकर के जब उसको दिया जाता है। जैसे एक आधा बंदा ऐसा होगा जिसको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता होगा किसी रिलेशन की वजह से, या उसके ऑलरेडी पिताजी या कोई उसके परिवार के उस पार्टी में है और वो जबरदस्ती उनको टिकट दिलवा देते हैं, उनको मिल जाता होगा। नहीं तो आम आदमी को कभी भी बिना पैसे के टिकट नहीं मिलता। उसके बाद होता क्या है कि जो आदमी एक टिकट लेके आता है उससे पहले इलेक्शन के लिए जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं, हर पार्टी के कम से कम 20 आदमी उम्मीदवार बन करके और पूरे एरिया में घूमते हैं और कहते हैं मुझे टिकट पक्का मिलेगा, अब की बार पार्टी मुझे टिकट देगी। और वो 1 साल पहले अपने पोस्टर लगाने शुरू कर देते हैं ताकि मेरी पहचान बन जाए। बिल्कुल। लेकिन जब आखिर में टिकट मिलता है तो उनमें से एक को भी नहीं मिलता और उस 20 की बजाय 21 में को मिलता है। नया चेहरा आ जाता है। फिर जितने उस पार्टी के उम्मीदवार होते हैं वो क्या करते हैं कि ये हमारे से ऊपर पैसा फूंक के आया है तो अब इसे हम हराएंगे। तो उससे होता क्या है कि उसकी पार्टी के कार्यकर्ता उससे अलग हट जाते हैं और उसे सहयोग नहीं करते। तो उसे कार्यकर्ता अपने जो है हर रोज पेमेंट करके लेने पड़ते हैं, जो उसके प्रचार में काम करते हैं, उसके माइक लगाते हैं या उसके नारे लगाने के काम पोस्टर लगाते हैं या कुछ भी काम करते हैं, नारे लगाते हैं, तो उनको वो 1500-2000 रुपये पर डे दे करके तब वो कार्यकर्ता अपने लेता है और वो उनके लिए दारू का इंतजाम करता है, खाने का इंतजाम करता है, गाड़ी का इंतजाम करता है। और बाद में जब उनको ये दिखाई देता है कि इतना पैसा खर्च कर दिया, हो सकता है मैं फिर भी हार जाऊं, तो उसके बाद वो एरिया में दारू बंटवाता है, उसके बाद एरिया में पैसे बंटवाता है और तब जाकर के बड़ी मुश्किल से वो जीतता है। और इससे इलेक्शन के अंदर 8-10 करोड़ रुपए कैंडिडेट खर्च करता है। जो आदमी इतना खर्च करेगा, अब वो ये बता दीजिए कि इलेक्शन जीतने के बाद वो उस पैसे को रिकवर करेगा, और जब रिकवर करेगा तो वो ये सोचेगा कि इसको और ज़्यादा कमाया जाए। और इस वजह से भ्रष्टाचार बढ़ता है। दूसरे रूप में मैं इसको कहूँगा कि जो आदमी पैसा लगाता है, क्योंकि पैसा लगाने के लिए आदमी जो बिजनेस में आता है, बिजनेस में पैसे लगाता है, तो हर आदमी आज सोचता है कि इलेक्शन जो है ये एक बिजनेस बन गया है और मैं इसमें
करोड़ों रुपए लगाऊंगा और कई सौ करोड़ रुपए कमाऊंगा। राजनीति बिजनेस हो ये गया। राजनीति बिजनेस हो गई है। अब इसमें दूसरा एक भ्रष्टाचार का क्या होता है, कई बार हमारे पास उसके सबूत नहीं है, लेकिन कई बार हमारे सामने उदाहरण आ चुके हैं कि कुछ नेताओं ने कुछ लोगों को घर बिठा दिया कि भाई ये पैसे दे करके भर्ती हुआ था तो इसकी नौकरी खत्म, और बाद में ये नहीं देखा गया कि पैसे किसने लिए, नौकरी किसने दिलवाई, उनको घर पे नहीं बैठाया जाता, उसको नहीं पकड़ा गया कभी भी, लेकिन नौकरी वाले को घर में बिठा दिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि नौकरियां बिकती हैं। जो आदमी कैंडिडेट जीत के आ जाते हैं, फिर पार्टियों वाले उनकी नौकरियां बांट देते हैं, भाई तेरी 10 नौकरी, तेरी 10 नौकरी, तेरी 15 नौकरी, अब तुम कैंडिडेट लगाओ। अब उसमें दो ही चीज़ होती है, या तो उनका अपना घर का या रिश्तेदार कोई है उसको सेट करेंगे, चाहे वो पढ़ा लिखा काबिल हो या ना हो, या फिर जिसने पैसे दे दिए उसको भर्ती करेंगे। और एक्चुअली जो कैंडिडेट होते हैं, जो वास्तव में उसके उम्मीदवार होते हैं, जो सही काबिल होते हैं, उन काबिल को नौकरी नहीं मिलती और बिना काबिल को नौकरी मिल जाती है। इससे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दे दूं कि हमारे देश के अंदर जितनी भी एजुकेशन संस्थाएं हैं, उसके अंदर कोई भी एमएलए या एमपी या बड़ा आदमी अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाता। दूसरा, जितने भी हॉस्पिटल हैं, उन हॉस्पिटलों के अंदर, सरकारी हॉस्पिटल में कोई भी आदमी अपना इलाज ना तो कोई एमएलए कराता, ना कोई एमपी कराता, ना कोई अधिकारी कराता, सब के सब प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाते हैं। और हमारे नेता तो कोई अमेरिका में जा रहा है, कोई रशिया में जा रहा है, कोई इंग्लैंड में जा रहा है, गए थे। जो सारे के सारे नेता हैं वो बाहर जाके अपना इलाज कराते हैं। इससे क्या साबित होता है कि यहाँ जो हमारी व्यवस्था है वो चरमरा चुकी है, और वो उसका मूल कारण हमारी राजनीति है। राजनीति बिल्कुल एक बिजनेस होता जा रहा है, ये बिजनेस हो रहा है, और बिजनेस की वजह से हमारे देश का एक तरह से कत्लेआम किया जा रहा है। हमारी जनता उससे त्रस्त हो रही है, और इसको मिटाने का अब मैं आपको एक सॉल्यूशन बता सकता हूँ। इसका समाधान क्या होगा? इसका समाधान, सबसे बड़ी बात यह है कि जो आदमी आज इस व्यवस्था के विरुद्ध हैं, जहां पर भी 4 आदमी इकट्ठे होते हैं, वो एक ही चीज की चर्चा करते हैं कि इन नेताओं ने, इन अधिकारियों ने देश को लूट के खा लिया। जिसके घर पे भी छापा पड़ता है, जिसके छापा नहीं पड़ता वो तो ईमानदार कहा जाता है। हाँ। लेकिन जिसके घर पे छापा पड़ गया, अभी एक चपरासी के घर पे छापा पड़ा था जिसके 35-40 करोड़ रुपए बरामद हुए थे, और जिस नेता के या जिस अधिकारी के घर पे छापा पड़ता है तो कई हजार करोड़ रुपए उसके यहाँ छापे में, गोदामों में मिलते हैं। तो इससे क्या साबित होता है, जब हमारी सरकार ने सबके खाते खुलवा दिए और ये हमारी गवर्नमेंट ने चालू कर दिया कि भाई जितना भी ट्रांजैक्शन है वो बैंक के माध्यम से हो, कैश ना हो, लेकिन फिर भी ये कई हजार करोड़ रुपए किसी के घर में मिलते तो कहाँ से आते हैं? तो ये 2 नंबर का जो धंधा होता है सारा उसका है। और जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी नेता हैं, किसी के घर पे छापा मार दो, जो छापा मारने वाले हैं चाहे उनके घर पे भी छापा मार दो, उनके घर भी, उसके घर पे भी करोड़ों रुपए का गोदाम नोटों का मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जिस पे छापा नहीं पड़ा वो तभी तक ईमानदार है। वो तभी तक ईमानदार है, जब तक वो छापा नहीं पड़ा। और छापा पड़ गया तो उसके घर में करोड़ों मिलेंगे, दुनिया भर के करोड़ों मिलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो चीज है, ये भ्रष्टाचार का मुख्य कारण है। अब इसको खत्म कैसे किया जाए? हाँ जी। सबसे बड़ी बात ये है कि जो आदमी इस व्यवस्था के खिलाफ बोलते हैं वो वोट देने नहीं जाते। वो कहते हैं कि सारे भ्रष्टाचारी हैं, सारे चोर, हम किसको वोट दें? हाँ। और हमारे देश में नोटा दबा देते हैं कुछ लोग। हमारे देश के अंदर 35, 40, 50% मुश्किल से पोलिंग होती है, बाकी बोगस करा दी जाती है। और 50, 55, 45% आदमी वोट देने नहीं जाते। वो कहते हैं कि सारे भ्रष्टाचारी, हम किसको दें? हाँ। पहली बात। दूसरी बात, कुछ ऐसे हैं जो जाकर के नोटा में वोट दे के आ जाते हैं। इससे का क्या सबूत है कि भाई हमारे आदमी उन कैंडिडेट को पसंद नहीं करते, और इससे ये साबित होता है कि सारे भ्रष्टाचारी हैं। लेकिन हमारी वो जनता जो इनके विरुद्ध है वो आगे नहीं आ रही। उनको ये डर लग रहा है कि हम अकेले क्या करेंगे, क्योंकि वो सच्चे हैं, ईमानदार हैं और देशभक्त हैं, और वो अपने आप को अकेला महसूस कर रहे हैं, ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। लेकिन जब वो संगठन बनाएंगे और संगठन बना करके आगे आएंगे और अपने में से कैंडिडेट चुनेंगे और उस कैंडिडेट को चंदे से इलेक्शन लड़ाएंगे, तो कोई भी ताकत उसे हरा नहीं सकती। और जो आदमी ऐसे जीत करके आएगा वो कभी भ्रष्टाचार नहीं कर सकता, वो हमेशा ईमानदार रहेगा। इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण दे सकता हूँ कि जितनी पार्टियां हैं वो टिकट बेचती हैं। हाँ। उनके कैंडिडेट जो है अपना करोड़ों रुपए खर्च करते हैं और उनको प्रचार करने के लिए भी एजेंट ढूंढने पड़ते हैं। लेकिन जो आदमी अपना संगठन तैयार करें और उस संगठन को तैयार करके आदमी अपने
एक मान लो एक एमएलए की कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 लाख वोटर हैं, यदि 2 लाख की बजाय हमें 1,00,000 भी हमारे मेंबर बन जाएं, वो 1,000 यदि मेंबर बन जाएं, तो जब इलेक्शन आए उससे 2 महीने पहले अपना कैंडिडेट उनमें से सब में से मीटिंग करो और मीटिंग करके उनको कहो भाई जो अच्छा क्वालिफाइड हो, जो अच्छा बोलने वाला हो, जो सच्चा और ईमानदार हो, देशभक्त हो, समझ रखता हो, आप सब चीज़ों की। जो हर तरह की समझ रखता हो, जो किसी को कन्विंस कर सके, जो हमारी बातों को आगे पहुंचा सके, हाँ। उस आदमी को अपने में से छांटो और उसको इलेक्शन लड़ाओ। अब मान लो उन्होंने आपको बोल दिया कि जी हमारा तो ये कैंडिडेट सही है, और हाथ जोड़ के कह देंगे भाई मेरे पास तो 20,000 भी नहीं है, मैं इलेक्शन कहाँ से लड़ूंगा। हाँ। तब यहाँ हमारी ड्यूटी आती है कि वो जो 1,000 आदमी हैं, आज के समय में 2,000, 3,000, 4,000, 5,000 रुपये कोई बड़ी बात नहीं होती है। तो जो जितना दे सकता है 2,000, 3,000, 5,000, वो उतना डोनेशन दे, और डोनेशन देने के बाद 10 आदमियों की टीम बना दी जाए और वो पैसा डोनेशन का उनके पास रखा जाए। इलेक्शन वो लड़ेंगे, नाम उस कैंडिडेट का होगा। और जो आदमी इस तरह इलेक्शन लड़ने के लिए आगे आएगा, हम जनता के बीच में जाएंगे कि देखो हमने जनता के बीच में से एक कैंडिडेट, पंचायती कैंडिडेट चुना है, जो कि किसी पार्टी का ऊपर से थोपा हुआ नहीं है। हाँ जी। वो बीच में से आपके बीच में से आया है और इसका इलेक्शन चंदे से लड़ा जा रहा है। तो जितनी जनता जो इन भ्रष्टाचारियों को वोट देने नहीं जाती, वो सारी आगे आ जाएगी और उस कैंडिडेट को वो जो है वोट देगी, और उस कैंडिडेट को कोई हरा नहीं सकता। बिल्कुल। और वो जब जीत के आएगा तो ये जितने भ्रष्टाचारी हैं ये सब पीछे हट जाएंगे, और विधानसभा और पार्लियामेंट के अंदर वो सच्चे, ईमानदार और देशभक्त आदमी ही बैठेंगे जो इस देश की व्यवस्था को ढंग से चला पाएंगे। एक कलयुग में एक शक्ति है जो सब कुछ करा सकती है, और वो शक्ति है संघे शक्ति कलयुगे। कि जब तक संघ नहीं होगा, किसी का यूनिटी नहीं होगी, तब तक आपकी पावर है ही नहीं कलयुग में। बहुत सबसे अच्छी बात कही आपने, क्योंकि जब तक संगठन नहीं होता, हाँ। बिना संगठन के हम कुछ नहीं कर सकते। अकेला आदमी तो अकेला ही होता है। हाँ। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी पड़ती है, और उस शुरुआत के लिए कहते हैं ना, एकला चलो रे। जब एकला चलता है तो एक से एक मिलकर के 11 होते हैं, 2 नहीं होते। हाँ। और उनके साथ जब जुड़ते चले जाते हैं तो एक से एक 11, और उसके एक और जोड़ दिया तो 111, और 1,111। तो इस तरह हमारी संख्या बढ़ती चली जाती है। उसके लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा और सबको साथ जोड़ करके आगे लाना पड़ेगा। और बस उसमें शक्ति सोचने की जरूरत है, एक दूसरे पर भरोसा करने की जरूरत है, और आगे बढ़ने की जरूरत है। जब हम आगे बढ़ेंगे तो उसमें थोड़ी सी एक चीज है कि हमें प्रचार सबसे बड़ी बात है। और जो हमारी जनता है इस तरह के जो विचार रखती है, मैं उनसे एक ही चीज कहूंगा कि मैंने शुरुआत कर दी है, और शुरुआत कर दी है जय भारत पार्टी की तरफ से। और जय भारत पार्टी ऐसे ही नहीं बनाई गई है, इसके अंदर सभी चीज़ों का समन्वय करके तब हमने बनाई है। हमारे अंदर सबसे बड़ी बात बताऊं कि जब हमारे पास इसके विचार आए कि एक अलग से पार्टी ऐसी होनी चाहिए जो सब ईमानदार लोगों को इकट्ठी को लेकर के चले, तो हमने 700-800 आदमी हमारे इकट्ठे हुए, तब हमने इस पार्टी का गठन किया। उस समय हमारे दिमाग में सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, उस्मुल्ला खान, ये हमारे सारे नेता जो जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई थी, ब्रिटिश के खिलाफ लड़ करके जब देश को आज़ादी दिलाई, वो हमारे दिमाग में थे। लेकिन ये आज़ादी हमें उस समय मिली नहीं, बल्कि एक कॉन्ट्रैक्ट था जो पंडित जवाहरलाल नेहरू का गवर्नमेंट की अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एग्रीमेंट हुआ था। और वो एग्रीमेंट जो आज तक चलता रहा, व्यवस्था ऐसे लोगों के हाथों में आई कि उन्होंने इस देश को आगे उसी हिसाब से लूटना खसोटना शुरू रखा, और ये चीजें खत्म नहीं हुई। आज हम जो प्रोग्राम लेके चेहरे बदल गए, अंग्रेज से इंडियन हो गए। पहले सफेद अंग्रेज थे, अब काले अंग्रेज हो गए। हाँ। हमारी व्यवस्था आज भी वही है, हमारे कानून भी आज तक वही रहे हैं, हमारी टैक्स व्यवस्था भी वही रही है। जो एजुकेशन है हमारी, टोटली एजुकेशन खत्म है। मैकाले एजुकेशन है, लॉर्ड मैकाले ने यहाँ शुरू की थी, हमारे गुरुकुल वगैरह सब खत्म कर दिए थे। आज हम 10वीं कर लें, 12वीं कर लें, BA कर लें, MA कर लें, PhD कर लें, उस डिग्री से सरकारी नौकरी मिल जाए तो हम नौकरी करके खा सकते हैं। यदि नौकरी नहीं मिले तो हम उस डिग्री का कोई भी प्रयोग नहीं कर सकते, क्योंकि बाहर प्राइवेट में हमें नौकरी नहीं मिलेगी। और यदि बाहर प्राइवेट में नौकरी चाहिए तो उसके लिए हमें कोर्स करने पड़ते हैं, अपने बच्चों के कोर्स कराए जाते हैं। और कोई भी कोर्स 4-5 लाख से नीचे नहीं होता है, 5 लाख 10 लाख। और यदि किसी ने MBBS करनी पड़े तो उसके लिए तो 8-10 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। और फिर कहते हैं कि भाई हमें इलाज सस्ता नहीं मिल रहा। ये हमारी गवर्नमेंट की कमी है, जो हमारी MBBS
जो हमारे डॉक्टर पैदा होते हैं वो 8-10 करोड़ रुपए खर्च करके आते हैं। अब जो आदमी इतना खर्च करेगा वो सस्ता इलाज कैसे दे देगा? उसे अपना घर चलाना है, अपनी जो रकम लगाई है वो भी लगानी पूरी करनी है। तो इस तरह का जो हमारी सरकार ने कर रखा है वो हमारे ऊपर भार है और इस वजह से हमें सही चीज़ नहीं मिल पा रही। हमारी सरकार ने ना तो हमें एजुकेशन दी, दुनिया भर की एक चीज़ है, अभी आपने मेरे तरफ इशारा किया था कि हम टैक्स देते हैं। हाँ। हम इनकम टैक्स देते हैं, जीएसटी टैक्स देते हैं, रोड टैक्स देते हैं और पता नहीं कितने टैक्स देते हैं और हर चीज़ के ऊपर टैक्स दिया जाता है। और वो हम किस लिए देते हैं? कि गवर्नमेंट हमें फ्री एजुकेशन देगी, हमें फ्री मेडिकल फैसिलिटी देगी और सिक्योरिटी देगी। लेकिन आज ना तो हमें एजुकेशन मिल रही, ना हमें मेडिकल फैसिलिटी मिल रही और ना ही हमारी सिक्योरिटी है। हर रोज़ कहीं पेट्रोल पंप पे गुंडों का छापा पड़ता है, कभी बैंक में छापा पड़ता है, कभी किसी ज्वेलर के यहाँ छापा पड़ता है और करोड़ों रुपए उनसे मांगे जाते हैं। और इस तरह से हर रोज़ रोड के ऊपर किसी को गोली मारी जाती है, किसी को कत्लेआम कर दिया जाता है, किसी के साथ लड़कियों के साथ औरतों के साथ बलात्कार होता है और सिक्योरिटी कहाँ है? कहीं नहीं है। किसी भी अपराधी को कोई भय नहीं है। तो इस तरह का जो कानून है वो कहाँ जाएगा? जब तक ढंग के आदमी, अच्छे आदमी, ईमानदार आदमी आगे नहीं आएंगे ये व्यवस्था नहीं सुधर सकती। और उसके लिए हमें हर आदमी को आगे आना पड़ेगा और प्रयास करना पड़ेगा। तो जैसे एक माला बनती है, उसमें फूल से फूल जोड़े जाते हैं, फूल की पूरी माला होती है, मगर उसको जोड़ने का काम धागा करता है। सबसे बड़ी बात है कि जब भी माला बनती है तो उसके अंदर फूल जोड़े जाते हैं और उन फूलों को जोड़ने के लिए धागा होता है। और वो धागा अब हमने अपने हाथ में लिया है और फूलों को सहेजना शुरू किया है। उन फूलों को इकट्ठा करके और हम माला बनाएंगे। और हमें ये कोई भी काम आप करने चलो वो इमीडिएटली नहीं होता है। चाहे आप किसी को, बच्चे को स्कूल में डालो तो वो पहली क्लास में जाएगा, दूसरी में जाएगा, 5वीं में जाएगा, फिर 10वीं करेगा, फिर 12वीं करेगा, फिर डिग्री लेगा, तो उसके 10-15 साल लग जाते हैं। इस व्यवस्था को सुधारने में भी वह कम से कम 5 से 7 साल तो लगेंगे। और जो आदमी ये सोचते हो नहीं सकता वो गलत सोच रहे हैं। केवल सोच करके आगे आने की ज़रूरत है, सोच करके इकट्ठे होने की ज़रूरत है, एक दूसरे के साथ खड़ा होने की ज़रूरत है। और जितने सच्चे ईमानदार और देशभक्त आदमी हैं, जय भारत पार्टी उनसे अपील करती है, हाथ जोड़ के मैं रिक्वेस्ट करता हूं सबसे कि भाई आगे आइए, संगठन तैयार कीजिए और इस व्यवस्था को सुधारने में भाग लीजिए। जय भारत पार्टी आप सबका स्वागत करेगी और इस व्यवस्था को सुधारने में हम आगे बढ़ेंगे। आप सबको मैं स्वागत करता हूं। हमारा नारा भ्रष्टाचार मुक्त भारत हमारा। एक बार अपना अगर जुड़ना हो किसी को तो फ़ोन नंबर आपका? अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे ये विचार यदि आप लोगों को अच्छे लगें तो ये अपने तक ही सीमित मत रखिए, इसको और आगे तक बढ़ाइए ताकि हर आदमी तक ये बात जाए। और मेरे से संपर्क करने के लिए मेरा मोबाइल नंबर आप नोट कर सकते हैं 9818093444। हिंदी में बता दूं 9818093444। जो भी आदमी मुझे संपर्क करना चाहे इस पे संपर्क कर सकता है। मैं एडवोकेट हूँ। एक चीज़ मैं बता दूं, मैं किसान परिवार से संबंधित हूं। उसके बाद मैंने एयरफोर्स में 15 साल नौकरी करी है। वहां जाकर के हमारी सरकार ने हमें सौगंध दिलाई थी कि हम अपने देश के ऊपर अपनी जान कुर्बान कर देंगे, पीछे नहीं हटेंगे। वो चीज़ हमारे अंदर अभी भी है। और अब मैं एडवोकेट हूँ, मेरे बेटे हैं वो भी एडवोकेट हैं और हम झूठ बोल करके कभी किसी से पैसा नहीं लेते। जो भी काम करते हैं ईमानदारी से करते हैं। वहाँ प्रोफेशन में भी हमारी ईमानदारी है। और दूसरी बात मैं और बता दूं कि मैंने आर्य समाज में भी जा कर के अपनी भागीदारी करी है। और आर्य समाज में जाने के बाद आज मैं बता दूं कि मैंने दारू पीना बंद कर दिया, कोल्ड ड्रिंक पीना बंद कर दिया, मैंने हुक्का बीड़ी बंद कर दिया, नॉन वेज बंद कर दिया और यहाँ तक कि चाय और कॉफ़ी तक छोड़ दिया ताकि हम समाज में सुधारने के लिए अच्छे लोगों को आगे लाएं। और यदि मैं किसी को ये कहूँ कि भाई ये चीज़ गलत है, इसे त्याग दो, तो वो चीज़ मुझे अपने आप पहले अपने आप त्यागनी पड़ेगी, अपने अंदर उसको स्थापित करना पड़ेगा। तब मैं दूसरों को कह सकता हूँ कि भैया ये बीमारियों को छोड़े, आगे आइए। और इस चीज़ के लिए मैं हर व्यक्ति से दरखास्त करता हूँ कि अपने जीवन को सफल बनाओ, सुखी बनाओ, ईमानदार बनो, सच्चे बनो और देशभक्त बनो और इस देश को संभालने के लिए आगे आओ। कुछ लोग जो है सारा दिन ताश खेलते हैं और जब उनसे बात करो तो कहते हैं भाई हमारे पास समय ही नहीं है। कुछ कहते हैं अरे जो भागे भागे फिर रहे हैं उनको मिलेगा तो हमें भी मिल जाएगा। लेकिन वो ये नहीं देख रहे कि आज हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है उसकी नौकरियां खत्म हो रही हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं।
और उनको प्राइवेट जॉब करनी पड़ती है, और प्राइवेट जॉब के अंदर 8, 10, 12, 15, 20 हज़ार से ऊपर तनख्वाह नहीं मिलती है। और एक बात बता दो, हमारे बच्चे को यदि 15-20 हज़ार रुपये में नौकरी करनी पड़े तो उसका घर का खर्च कैसे चलेगा, क्योंकि नौकरी करने के बाद उसकी शादी तो पढ़ाई में लग जाता शादी है। करनी पड़ेगी। शादी करेंगे तो उसे एक मोटरसाइकिल भी चाहिए, उसको एक मोबाइल भी चाहिए, और उसको आने जाने का खर्चा भी चाहिए। फिर शादी कर दी तो उसको अपने बच्चे पालने हैं, कहाँ से वो 20 हज़ार में कर लेगा? आज किराया भी पूरा नहीं होता 20 हज़ार में। तो इस वजह से हमारे अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन गवर्नमेंट दे और अच्छे काम दे, हमें भीख ना दे कि भाई हमें बिजली फ्री, पानी फ्री, 100 रुपये फ्री, 200 रुपये फ्री, 3000 रुपये फ्री। ये चीज़ें हम आपको लैपटॉप दे देंगे, हम आपको मोटरसाइकिल दे देंगे, क्यों दे देंगे भाई? हमें इस काबिल न बनाओ ना कि हम खुद खरीदें और खुद खाएं। तो वो हमारी सरकार जो है हमें लालच दे करके हमें भिखारी बनाती है और हमारे बच्चों को बेकार बना देती है, उनको काम धंधा नहीं मिलता। और वो एक तरह से आज क्राइम इसी वजह से ज़्यादा बढ़ रहा है कि उन बच्चों के पास काम नहीं है और उन्हें ज़रूरत सारी पूरी करनी ही पड़ती हैं, और उसके बाद वो क्राइम की तरफ अग्रसर होते हैं। यदि सही चीज़ हो जाए तो हमारे बच्चे ईमानदार हों, सही हों, देशभक्त हों और इस देश के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार रहेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बात। भारत में भ्रष्टाचार जो हमारा विषय था आज का, बिल्कुल सही तरीके से, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब इस वीडियो को अगर आपकी इजाज़त हो, मैं सब भाइयों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि ये देश हमारा है, ये हमारे नागरिक हैं, हमारे बच्चे हैं, आगे आने वाली पीढ़ियां हमारी हैं, उनको यदि बचाना है तो हमें आगे आना पड़ेगा। क्योंकि कोई भी माँ बाप ऐसा नहीं होता जो अपने बच्चों के भविष्य के लिए अच्छे काम करना नहीं पसंद करता या उनको अच्छा भविष्य नहीं देना चाहता। यदि आज आप सोचेंगे और विचारेंगे तो हमारी अगली जनरेशन एक तरह से परेशान होती जा रही है, भूखी मरने की कगार पर पहुंच रही है। उसके लिए आप सबको आगे आना पड़ेगा और आगे मैं फिर आपसे मुलाकात करूंगा। जय हिंद, जय भारत। जय भारत।